बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौज़ूअ गुफ्तगू है एग्जिस्टेंशियलिज्म। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझने और एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़े से इसके बैकग्राउंड पर रोशनी डालना चाहूँगी। इंसान रोज़ अव्वल से ही अपनी तहलीक के मकसद को खोजना चाहता था। पहले इंसान की ये सोच थी कि जब इसको तहलीक किया गया तो उसके अंदर इसका एक एसेंस छुपा दिया गया और इस एसेंस की खोज के लिए इंसान ने जदोजहद करना शुरू कर दी। लेकिन हर इंसान की जदोजहद का तरीक़ेकार मुख्तलिफ था। किसी ने अपने एसेंस की खोज के लिए खुदा के दर पर दस्तक दी, यानी कि मज़हब का सहारा लिया, तो किसी ने समाज इंसाफ के लंबरदारी का ठेका उठा लिया और किसी ने खूबसूरती को आश्कार करने के लिए अपनी तहलीकी सलाहियतों से मदद ली। एसेंस को मज़हब ने अपने हिसाब से बताया, जबकि फ़िलासफ़र्स ने इसको अपने हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग के साथ पेश किया। जबकि दूसरी तरफ सूफिया कराम ने एसेंस को अपने ऊपर होने वाली वारदात से हासिल किया। अब अगर हम तारीख के औराक पलटें तो यूनानी फ़िलासफ़र्स अरस्तु और अफलातून इस बात पर यकीन रखते थे कि हर चीज़ का एक एसेंस होता है, यानी कि ये दोनों ही एसेंशियलिज्म के कायल थे। एसेंशियलिज्म भला क्या हो सकती है, यानी कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है। अरस्तु के मुताबिक हर चीज़ का एक एसेंस है, यहाँ तक कि इंसान का भी। अरस्तु का ये मानना था कि हमारा एसेंस हम में कब्लस पैदाइशी रख दिया गया है और अगर हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो हमें हर सूरत अपने अंदर मौजूद इस एसेंस की खोज लगानी होगी। यानी कि वो तमाम लोग जो एसेंशियलिज्म के कायल थे, इनका मानना ये था कि इंसान का एसेंस पहले है और इसका एग्जिस्टेंस बाद में। ये नुक्ता नज़र 19वीं सदी तक तो कायम रहा, लेकिन 20वीं सदी के वस्त ने इस नुक्ता नज़र को यकसर तब्दील कर दिया और इस नुक्ता नज़र को तब्दील करने में काबिल जिक्र नाम है जीन पॉल सार्त्रे का। जीन पॉल सार्त्रे की फिलॉसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म पर बेस्ड थी। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि एक ऐसी सोच जो ये कहती है कि इस अजीब और इलॉजिकल दुनिया में रहने के बावजूद इंसान अपनी ज़िंदगी में मकासद खुद बनाता है और इनके अकॉर्डिंगली लॉजिकल डिसीजंस भी लेता है। यूं तो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी सोवन ने स्टार्ट की थी, लेकिन उसने इस टर्म को इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वो सार्त्रे था जिसने इस टर्म को पॉपुलर बनाया। इस मकसद के लिए उसने अपनी किताब बीइंग एंड नथिंगनेस से मदद ली थी, जो कि फिनोमिनोलॉजिकल ओंटोलॉजी पर बेस्ड थी। फिनोमिनोलॉजी यानी कि द स्टडी एंड मीनिंग ऑफ वंस एवरीडे एक्सपीरियंसेस और ओंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बीइंग। इन टॉपिक्स के बारे में सोचने पर सार्त्रे को ये बात समझ आई कि सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि हम जिंदा हैं और सिर्फ उसके बाद ही हम ये समझ पाते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए सार्त्रे ने कहा, एग्जिस्टेंस, प्रीसीड्स और एसेंस हमारी लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटीज हैं और हमारे बाकी सब आइडियाज इसी रियलिटी पर बेस्ड हैं। जैसे कि एसेंस का एक एग्जाम्पल हमें साइंटिफिक थिंकिंग के जरिए मिलता है, क्योंकि साइंस के मुताबिक रियलिटी उन लॉज पर काम करती है जिन्हें साइंटिफिक मेथड्स के जरिए प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल सवाल आता है कि क्या हम साइंटिफिक लॉज को बगैर किसी ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट प्रूव कर सकते हैं, और क्या किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना सिर्फ इसको पर्टिकुलर तरीके से समझना नहीं है, एक पर्टिकुलर तरीका जिसके थ्रू हम लाइफ को समझते हैं। इसी वजह से सार्त्रे के लिए एग्जिस्टेंस साइंटिफिक लॉज के लॉजिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ना सिर्फ इम्पोर्टेंट बल्कि एक्यूरेट भी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक पर्टिकुलर वे में जीने का तरीका ही है जिसकी वजह से हम रियलिटी को साइंटिफिक लॉज की बेस पर देखने लगते हैं। और यही सेम चीज़ हम खुदा पर बिलीफ के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एग्जिस्टेंस का ही एक्सपीरियंस है जिसकी बेसिस पर हम एक हायर पावर के होने का थॉट मानते हैं और हमें वो थॉट सही लगता है। सो सार्त्रे के लिए साइंस और रिलीजन प्राइमरी रियलिटी के सेकेंडरी रिजल्ट्स हैं, जो कि अगेन हमारी एग्जिस्टेंस है। यानी आसान अल्फाज में हम पहले एग्जिस्ट करते हैं, फिर इसके बाद ही हम इसके एसेंस बनाते हैं, जो कि साइंस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, हॉबीज या फिर फिलॉसफीज पर बेस्ड हो सकते हैं।
होएवर, सात्रा के मुताबिक एग्जिस्टेंस की नेचर पर फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी एथियस्ट बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस क्या है इस सवाल का जवाब लोग अपने पहले से बनाए हुए बिलीव्स पर देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक्चुअल सवाल का जवाब देने के बजाय अपने बिलीव्स को ही पक्का करते रहते हैं। अब अगर हम नथिंगनेस की बात करें तो ये लफ्ज़ सात्रा ने कॉन्शियसनेस को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया था। सात्रा की फिनोमिनोलॉजी ये इंडिकेट करती है कि हमारी कॉन्शियसनेस एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफरेंशिएट करने का काम करती है, जिसमें अपने आप को हम बाकी सब चीज़ों से यहाँ तक कि खुद को दूसरों से डिफरेंशिएट करना भी इंक्लूडेड हो जाता है। और ये डिफरेंशिएशन एक तरह से एक रिजेक्शन प्रोसेस है, यानी कि अगर हम मिसाल लें एक चाय के कप की, तो एक चाय का कप हमारे एक्सपीरियंस में चाय का कप ही रहेगा, जस्ट बिकॉज वो सेम टाइम पे कोई एनिमल, कोई फ्रूट, कार या फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं हो सकता। यानी कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी इसलिए है क्योंकि सेम टाइम पर वो कोई और चीज़ नहीं बन सकती। इसी आइडिया के साथ हमारी परसेप्शन बेसिकली एक नेगेटिव प्रोसेस है और कॉन्शियसनेस चीज़ों को रिजेक्ट करके इसी नेगेटिव प्रोसेस को इफेक्ट करती है, और चीज़ों को रिजेक्ट करने की ये एक्टिविटी कॉन्शियसनेस को नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में सात्रा ने कॉन्शियसनेस को फॉर इटसेल्फ कहा है और जिन चीज़ों में कॉन्शियसनेस नहीं होती इन्हें इन इटसेल्फ कहा है। तभी कॉन्शियसनेस जो है वो नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट है। फर्स्टली, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक फिजिकल चीज़ नहीं। सेकेंडली, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमेशा उन चीज़ों को रिजेक्ट कर रही होती है जो होती ही नहीं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सात्रा का एक और फिनोमिनोलॉजिकल आइडिया जो कि बहुत पॉपुलर है वो ये है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब एक फ्री, रिस्पॉन्सिबल पर मुश्किलों से बड़ी हुई सिचुएशंस में रहना है। सात्रा कहता है कि वी आर कंडेम्ड टू फ्रीडम, यानी उसके हिसाब से फ्रीडम हमारे लिए एक पनिशमेंट की तरह है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एसेंस से पहले आती है एग्जिस्टेंस। तो फिर कोई ऐसा एसेंस नहीं जो हमें बताए कि हम क्या हैं। सात्रा के अकॉर्डिंग फ्रीडम हमारी एग्जिस्टेंस का एक फैक्ट है जिसे हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, और इस आइडिया को कहते हैं फैक्टिसिटी। मिसाल के तौर पर हम अपनी फिजिकल बॉडीज में रहते हैं, हम दूसरों की फिजिकल बॉडीज में नहीं रह सकते, और हम हिस्ट्री में किसी एक सर्टेन पॉइंट पर पैदा होते हैं, किसी दूसरे पर नहीं। सात्रा के मुताबिक ये रियलिटीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं जिनसे दूर भागना इम्पॉसिबल है। फिर भी हम इन सब चीज़ों के बावजूद ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पहनना है, कहाँ रहना है, या फिर ये कि हमें कैसा एटीट्यूड रखना है। इसी वजह से फैक्टिसिटी और फ्रीडम काफ़ी क्लोजली टाइड हैं। इसीलिए हमारी फ्रीडम फैक्टिकल है, ना कि एब्सोल्यूट। होएवर, सात्रा कहता है कि हम मेनली हमेशा इस फ्रीडम से दूर भाग रहे होते हैं, और वो इस कॉन्सेप्ट को बैड फेथ का नाम देता है, जिसका मतलब ये मानना है कि हमारे पास इस चीज़ को चूज़ करने की फ्रीडम ही नहीं, और इसको हम एक एक्सक्यूज़ की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पर बैड फेथ की थिंकिंग हमारे इमोशंस को भी इन्फ्लुएंस करती है और हमारी पर्सनैलिटीज़ को भी। तभी सात्रा के मुताबिक कोई इंसान हमें अच्छा या बुरा महसूस नहीं करवा सकता और ना ही हमें गुस्सा दिला सकता है, क्योंकि हर पॉइंट पे हम एक डिफरेंट रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स को चूज़ कर रहे होते हैं और हम इसके लिए फ्री होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटीज़ भी बैड फेथ का ही रिजल्ट्स हैं। क्योंकि हम कभी भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या बिहेव करना है या फिर कौन सी क्वालिटी को एक्सप्रेस करना है, यहाँ तक कि हमारी छोटी छोटी प्रेफरेंसेस भी जो कि हमें यूँ लगता है कि शायद हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, वो भी बैड फेथ पर ही बेस्ड होती हैं। फ्रीडम अपनी एसेंस में बिना डायरेक्शन या गाइडेंस के है, और हमारी डिज़ायर्स या प्रेफरेंसेस भी हमें कोई गाइडेंस नहीं देती, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अपनी गाइडेंस मानते हैं तो इसे भी हमें एज अ गाइडेंस चूज़ करना होता है, और हमारे पास हमेशा ऑप्शन होती है कि हम एक चीज़ को छोड़कर दूसरी को चूज़ कर सकें। ये डायरेक्शनलेस होने की फीलिंग हमारे अंदर नॉजिया क्रिएट करती है, जिसे हमें एक्चुअली ये पता चलता है कि हम कितने फ्री हैं, और इसीलिए फ्री होना कोई अच्छी बात नहीं। फाइनली, सात्रा ने फॉर इटसेल्फ यानी कॉन्शियसनेस और इन इटसेल्फ यानी नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अलावा एग्जिस्ट करने की एक थर्ड कैटेगरी बताई है, जो कि है बीइंग फॉर अदर्स। इस कैटेगरी में सात्रा इस सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करता है और घूरने की फिनोमिनोलॉजी को एनालाइज करता है। सात्रा के अकॉर्डिंग हम दो तरह से घूरते हैं।
एक जगह पे हम एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देख रहे हों, क्योंकि हम एक दूसरे की फिजिकल बॉडीज की बेसिस पे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होने का एस्पेक्ट भी होता है। तो जब भी हमें कोई घूरता है तो हम थोड़ा सा थ्रेटन फील करते हैं, और इस थॉट के साथ कि कोई हमें ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, और इसीलिए हम इन्हें वापस से घूरते हैं ताकि अपनी सब्जेक्टिविटी को रीगेन कर सकें और सामने वाले को ये दिखाएं कि हम भी इसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, और फिर दूसरा इंसान भी यही करता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस सार्त्र के लिए पूरा सोशल वर्ल्ड ही फ्रिक्शन या ऑपोजिशन पर बेस है। इसीलिए हमारे रिलेशनशिप्स भी ऑब्जेक्टिफाइड फीलिंग्स के और दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई करके अपनी सब्जेक्टिविटी को रिस्टोर करने के दरमियान का हिस्सा होते हैं। ये सारी वजाहत जो कि सार्त्र और मगरिब के हवाले से थी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ एक बात बहुत काबिल जिक्र है कि ना सिर्फ मगरिब बल्कि मशरिक भी एग्जिस्टेंशलिज्म के कायल हैं। इब्नुल अरबी इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, एक चीज़ का रिफ्लेक्शन बहुत से आयनों में देखा जा सकता है, क्योंकि सारा आलम हकीकत वजूद यानी कि एग्जिस्टेंस के सिवा कुछ भी नहीं, और तमाम नाम नहाद एसेंस इस रियलिटी की रिफ्लेक्शन है जो कि एग्जिस्टेंशलिज्म और एग्जिस्टेंस से मिलती है।